अर्थ, हमारा घर, एक लौता प्लेनेट जहाँ पर जीवन है। लेकिन हमारा ये घर शुरुआत से ही ऐसा नहीं था। आज धरती जहाँ पर भी है, जैसी भी है, ऐसा हो पाया है लाखों ड्रामेटिक इवेंट की वजह से। इन इवेंट्स को आप रैंडमनेस कहें या फिर पॉसिबिलिटीज़, कुछ भी कहना गलत नहीं है। अगर आपको अपनी लाइफ की अहमियत जाननी है तो इन लाखों इवेंट्स में से मात्र 10 इवेंट ही कॉपी होंगे जो आपकी आंखें खोल देंगे। लेकिन जितना ज़रूरी पास्ट इवेंट के बारे में जानना है, उतना ही ज़रूरी फ्यूचर इवेंट्स के बारे में भी जानना ज़रूरी है। हम सब जानना चाहते हैं कि फ्यूचर में धरती के साथ क्या होगा, फ्यूचर में धरती कैसी दिखेगी, वो कहाँ होगी, किस हाल में होगी। अगर मैं कहूँ कि मैं आपको धरती का फ्यूचर दिखा सकता हूँ कि वो कैसी दिखेगी, वो भी अपने टेलीस्कोप से, तो आप शायद यकीन नहीं करेंगे। ये सच कड़वा है, लेकिन वीनस ही धरती का फ्यूचर है। यह प्लैनेट एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि ग्रीन हाउस रनअवे इफेक्ट के बाद प्लैनेट का क्या हाल होता है। यह प्लैनेट इस इफेक्ट के उस स्टेज पर है जहाँ से वापस नहीं आया जा सकता। इसलिए सन से सेकंड होने के बाद भी यह सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट बन चुका है। लेकिन क्या ये प्लैनेट शुरू से ही इतना हॉट था? जी नहीं। आज से तकरीबन 3 बिलियन साल पहले इस प्लैनेट को आप सच में गॉड ऑफ द ब्यूटी कह सकते थे, क्योंकि उस वक्त वीनस पर लिक्विड वाटर था, हैबिटेबल एटमॉस्फेयर भी था और शायद जीवन भी था। लेकिन वीनस अर्थ जितना लकी नहीं था। वीनस को स्वर्ग से नर्क बनाने के पीछे कोई एक वजह नहीं थी, बल्कि कई सारी वजहें थी। वीनस बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लैनेट है। इसे स्टडी करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारा फ्यूचर जुड़ा है और ये हम करते आ रहे हैं कई सालों से। हम अभी तक 46 से भी ज़्यादा मिशन लॉन्च कर चुके हैं वीनस की तरफ, ताकि हम उसे समझ पाए। उनमें से कुछ फेल हो गए, टकरा गए, ऑर्बिट में हैं, और कुछ तो सरफेस पे लैंड कर चुके हैं। लेकिन फिर भी हम पूरी तरह वीनस को समझ नहीं पाए हैं, इसलिए हम फ्यूचर में कई और मिशन लॉन्च करेंगे। मैंने आपको वीनस के ऊपर कोई फैक्ट नहीं बताया है, वो तो बच्चे रखते हैं। मैंने आपको वो बताया है जिसे आप समझ सके। मैं चाहता तो ये सब आपको नहीं बताता, मैं आपको डायरेक्ट टेलीस्कोप से वीनस दिखा देता, लेकिन इससे आप सिर्फ वीनस को एक प्लेनेट के रूप में देखते। लेकिन अब इतना सब जानने के बाद अब आप सिर्फ वीनस को एक प्लेनेट के रूप में नहीं देखोगे, बल्कि आप पूरी दुनिया इमेजिन करोगे। आपका नज़रिया बदल जाएगा वीनस को देखने का, और उसकी सही वैल्यू आप जान पाओगे। सबसे पहले हम सेटअप की बात करते हैं। तो खुशखबरी ये है कि आप किसी भी प्रकार का सेटअप इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो आपकी आँख हो, बायनोकुलर हो, मोबाइल हो, कैमरा हो या टेलीस्कोप। अगर वीनस आसमान में हो तो आप उसे कैसे भी कैप्चर और ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि वो आसमान में बहुत ही ब्राइट है और धरती के करीब भी है। लेकिन अगर आप एक एस्ट्रोफोटोग्राफर हैं और आप वीनस की बेस्ट इमेज चाहते हैं कैप्चर करना, तो आपको कई और बातों का भी ध्यान रखना होगा, जैसे कि वीनस की पोजीशन। आपने शायद वीनस को कभी ऑब्जर्व करा होगा, ठीक सूरज ढलने के बाद वीनस आपको दिखाई देने लगता है, वो भी सन के आसपास। और यही से ही प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। वीनस के होराइजन के इतने करीब होने का मतलब है एटमॉस्फेयर का डिस्टॉर्शन बीच में बहुत ज़्यादा होने वाला है। अगर वीनस आसमान में हमारे ठीक ऊपर होता तो हमें सबसे बेस्ट इमेज मिलती, लेकिन ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वीनस की ऑर्बिट धरती से छोटी है और दूरी भी कम है, जिससे ये हमेशा सन के आसपास ही रहता है। इस वजह से मैंने वीनस को कैप्चर करने की कोशिश नहीं करी। मैंने कई महीनों का इंतज़ार करा कि हमें वीनस को कैप्चर करने के लिए बेस्ट विंडो मिले, और फाइनली वो विंडो आ गई है। उस विंडो का नाम है ग्रेटेस्ट इलोंगेशन। असल में मैं वीनस का आसमान में एल्टीट्यूड बढ़ने का वेट कर रहा था। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इस मंथ वीनस यहाँ पर था, इस मंथ यहाँ पर था, और इस मंथ यानी आज के वक्त वीनस यहाँ पर है, और ये इसका पीक पॉइंट है, यानी ये इससे ऊपर नहीं जाने वाला। अब यहाँ से वो सीधा नीचे ही जाने वाला है। नीचे जाने का मतलब ये नीचे नहीं जा रहा, ये हमारे रिलेटिव हमारे स्काई में नीचे जा रहा है। असल में तो ये पूरे सन के पीछे जाने वाला है। आप मेरा मतलब समझ गए होंगे। फिलहाल इस वक्त वीनस को कैप्चर करने के लिए ये परफेक्ट टाइम है,
और आसमान में भी एल्टीट्यूड 40 से भी ऊपर है। ये बेस्ट तो नहीं है पर ठीक ठाक है। हमें पता चल गया है ये बेस्ट टाइमिंग है। अब हमें चाहिए बस क्लियर स्काई। ओके, तो फाइनली आज क्लियर स्काई है और ये सही मौका है वीनस को कैप्चर करने के लिए। हमारा टेलीस्कोप तैयार है। हमें असल में इसे छत पर ले जाना होगा, यानी हमें इन खतरनाक सीढ़ियों से होकर गुजरना होगा। यह सीढ़ियाँ सच में बहुत ही खतरनाक है। मैं इनसे कई बार गिर चुका हूँ, मेरा लैपटॉप भी गिर चुका है और कई बार तो कैमरा भी गिरते गिरते बचा है। ये इंडिया है, यहाँ पर बड़े बड़े बैकयार्ड्स नहीं होते, यहाँ पर हमें छत से काम चलाना पड़ता है। फिलहाल जो भी हो, हम आ गए हैं छत पर। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा बहुत सेटअप करके रखा हुआ है। अभी तो हमें बहुत सारा सामान लाना है। आप सोच रहे होंगे इस बॉक्स के अंदर क्या है, तो इस बॉक्स के अंदर है एक्सटेंशन बोर्ड, यानी यहाँ पर पावर का कोई साधन नहीं है और मेरे एरिया में लाइट भी बहुत जाती है, इसलिए मैंने इस एक्सटेंशन बोर्ड को अपने पर्सनल इन्वर्टर से कनेक्ट कर रखा है, यानी लाइट का कोई झंझट नहीं। ओके, तो मैं बाकी का सेटअप कर लेता हूँ और आप बस देखिए। ओके, तो हमने सब कुछ सेट कर दिया है। हमें थोड़ी देर हो गई क्योंकि गाइड स्कोप अनफोकस था, अलाइंड भी नहीं था और टेलीस्कोप भी अनफोकस था, तो इन सबको सेट करने में हमें थोड़ा टाइम लग गया और दिन के वक्त ये काम करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। लेकिन फाइनली कैसे न कैसे अब हम तैयार हैं वीनस को देखने के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस वक्त वीनस यहाँ पर है और सूरज अभी अभी ढला है। तो मैं एक बार देखता हूँ वीनस को। थोड़ा टाइम लग गया और दिन के वक्त ये काम करना बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन फाइनली कैसे न कैसे अब हम तैयार हैं वीनस को देखने के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस वक्त वीनस यहाँ पर है और सूरज अभी अभी ढला है। तो मैं एक बार देखता हूँ वीनस को। वाह, ये देखिए, ये तारा जैसा दिख रहा है। वीनस बहुत ही चमकता है रात के आसमान में और ऑफकोर्स ये चमकेगा भी क्योंकि ये मोस्ट रिफ्लेक्टिव प्लैनेट्स में से एक है। वीनस के डेंस क्लाउड ज़्यादातर सन की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर देते हैं और थोड़ी बहुत सरफेस तक लाइट पहुँच पाती है और फिर ये लाइट हीट के रूप में वीनस के अंदर ही ट्रैप हो जाती है, जिससे वीनस और भी गर्म हो जाता है। लेकिन अब ग्रीन हाउस इफेक्ट को जितना काम करना था अब वो कर चुका है। अब वीनस इतना गर्म हो चुका है कि अब वो इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुंच चुका है। यह क्या होता है मैं इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस आप इसे एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे ग्लास में रखा हुआ ठंडा पानी जो कि अपने रूम टेम्परेचर पर नॉर्मल हो जाता है, यानी आसपास के टेम्परेचर के बराबर हो जाता है। हाँ, इसे आप एक एग्जाम्पल से नहीं समझ सकते, इसे मल्टीपल चीज़ों पे अप्लाई करा जा सकता है, ये एक अलग चीज़ है। फिलहाल जो भी हो, हम वीनस को देखते हैं। तो मैं एक्सपोजर कम कर देता हूँ ताकि हम वीनस का सरफेस देख सके, आई मीन क्लाउड देख सके। गॉड ऑफ द ब्यूटी। ओके, तो मैंने सब कुछ सेट कर दिया है, सारी सेटिंग्स ठीक है और अब आप वीनस को देख सकते हैं। वीनस काफ़ी अच्छा दिख रहा है पर इतना भी नहीं, बहुत सारा डिस्टॉर्शन है बीच में एटमॉस्फेयर का। और सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे परेशान कर रही है वो है शहरों से निकलती हुई हीट जो कि ऊपर की तरफ जा रही है। यह हीट एक तरह का इफेक्ट पैदा कर रही है, जैसे आप पानी में वेव्स बनाते हैं, ठीक वैसे ही मुझे एटमॉस्फेयर में वेव्स दिख रही हैं जो कि हीट के द्वारा बन रही है। यह बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है, इससे इमेज खराब हो सकती है। खैर कोई नहीं, हमें इसे कैप्चर तो करना होगा ही। तो इस वक्त वीनस कैप्चर हो रहा है। मैं वीनस को 2x से कैप्चर कर रहा हूँ और 3x से। मैं उससे ऊपर नहीं जाऊंगा क्योंकि कोई भी फायदा नहीं है। वैसे जब तक वीनस हमारे एडवांस टेलीस्कोप से कैप्चर हो, लेकिन जब तक मैं इसे प्रोसेस कर रहा हूँ तब तक आप वीनस की कुछ इमेजेस देखिए जिसे कई टेलीस्कोप और ऑर्बिटर्स ने ली है। वीनस उन ग्रह में से है जिनकी इमेज को लेकर हम हमेशा कंफ्यूज रहते थे कि वीनस रियल लाइफ में दिखता कैसा है। वीनस की बहुत सारी अलग अलग इमेजेस अवेलेबल है, उनमें से कौन सी रियल कलर इमेज है
ये शायद आपको भी जानना होगा। हमारी बुक्स में हमेशा वीनस की ये तस्वीर दिखाई जाती है, लेकिन क्या ये रियल वीनस की इमेज है? तो मैं कहूँगा नहीं। ये इमेज सिमुलेटेड ग्लोबल व्यू है वीनस का, जिसे नासा ने बनाया है। इस इमेज में आप वीनस का सिमुलेटेड सरफेस देख सकते हैं, यानी ये कोई एक्चुअल पिक्चर नहीं है टेलीस्कोप या कैमरे से क्लिक करी हुई। ओके, तो ये तो बात हुई इस इमेज की। उस इमेज के बारे में क्या कहेंगे जिसे हबल टेलीस्कोप ने ली है? तो ये है वो इमेज। इस इमेज में आप वीनस के क्लाउड देख सकते हैं, जो कि हमें बैंगनी कलर के दिख रहे हैं। क्या वीनस वॉयलेट कलर का है? जी नहीं, ये कलर इमेज भी एक्चुअल कलर इमेज नहीं है वीनस की। आई मीन ये इमेज भी रियल है, कलर्स भी रियल हैं, लेकिन यूवी लाइट में। विजिबल लाइट में वीनस आपको बैंगनी कलर का नहीं दिखेगा। तो फिर सवाल ये है, आखिर वीनस दिखता कैसा है भाई? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। चलिए मैं आपको वीनस की नेचुरल कलर फोटो दिखाता हूँ। तो तैयार हो जाइए, ये रही वो फोटो। यह फोटो ली है मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट ने, और यही है वीनस का एक्चुअल कलर, जो कि कलर होकर भी बे कलर है। यह इमेज हमारे लिए बेहतर है, लेकिन साइंटिस्ट के लिए नहीं। अगर हमें वीनस को अच्छे से समझना है, क्लाउड्स को समझना है, तो हमें वीनस की यूवी इमेजिंग करनी होगी, और यही साइंटिस्ट करते आ रहे हैं। अल्ट्रावायलेट लाइट में वीनस के क्लाउड स्ट्रक्चर्स दिखने लगते हैं, जिससे उन्हें समझने में हमें हेल्प मिलती है। जैसे कि आप वीनस की ये इमेज देख सकते हैं, ये लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट इमेज है। इसमें आप क्लाउड स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं यूवी की मदद से। वैसे हमने वीनस को विजिबल लाइट में कैप्चर करा है, थोड़ा यूवी में भी और थोड़ा आईआर में भी। तो एक प्रॉब्लम आ गई, और ये प्रॉब्लम है ये देखिए। आप सोच रहे होंगे ये क्या है, तो मैं बता दूं, ये है इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये तब होता है तब टेलीस्कोप के अंदर बाहरी आर्टिफिशियली लाइट चले जाए, जो कि अंदर रिफ्लेक्ट होकर कैमरे के सेंसर में चले जाए। मुझे लगता है ये लाइट मेरे सभी डाटा में है, जो कि वहां पर पड़ोसी का बल्ब चल रहा था। यानी मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई, मुझे सब कुछ दोबारा करना होगा। वैसे मुझे लगता है अब हम तैयार हैं वीनस को कैप्चर करने के लिए। तो मैंने कैप्चरिंग से रिलेटेड आपको तकरीबन सारी चीज़ें बता दी हैं, और अब मैं आपको क्या ही बताऊं, तो आप बस टाइम लैप्स देखिए। ओके, तो फाइनली हमारी कैप्चरिंग कंप्लीट होती है। वीनस को कैप्चर करने में हमें 1 हफ्ता और लग गया। मैंने वीनस को इवनिंग में कैप्चर करा, रात में भी कैप्चर करा, यहाँ तक तो दोपहर में भी कैप्चर करा, ताकि मैं वीनस की बेस्ट ऑफ द बेस्ट इमेज पा सकूं। जब तक मुझे वीनस की बेस्ट और सेटिस्फाई इमेज नहीं मिल जाती, जब तक मैंने हार नहीं मानी, इसलिए इसमें इतना वक्त लग गया। मेरा मानना है हर काम को पहली बार करो और सबसे बेस्ट करो। बेस्ट कैप्चरिंग के बाद मैंने डाटा को प्रोसेस करा, जिसमें 4 दिन और लगा, और इतना सारा टाइम देने के बाद, इतनी सारी मेहनत देने के बाद, अब मैं कहूँगा कि हमने सबसे बेस्ट काम करा है। मैंने आज से पहले वीनस की इतनी ब्यूटीफुल और हाई रेजोल्यूशन इमेज नहीं देखी, आई मीन एमेटर टेलीस्कोप से, और ये काम मैंने पहली बार में कर दिखाया है। चलिए फिलहाल जो भी हो, आइए वीनस को देखते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं वीनस का रॉ डाटा, और आप देख सकते हैं ये कितना ज्यादा क्लियर दिख रहा है। ऐसा लग रहा है इसे प्रोसेस करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सबसे बेस्ट फ्रेम को चुनकर उन्हें स्टैक करा। फिर मैंने इस इमेज को अलाइन करा, और अलाइन करने के बाद देख सकते हैं ये कितना ज्यादा शार्प हो गया है। इसे देख के मैं समझ गया था कि हमें कुछ तगड़ा मिलने वाला है। और फिर फाइनल स्टेप, मैंने इमेज को प्रोसेस करा और कुछ फाइनल टचअप दिए, और फिर हमें ये इमेज मिली। ये देखिए कितनी कमाल की लग रही है। इसे मैंने रोटेट कर दिया है ताकि इस एंगल से ये ज्यादा बेहतर लगे। और इस इमेज का रेजोल्यूशन देखिए, मैं कितना ज्यादा जूम कर पा रहा हूँ, फिर भी हमें पिक्सल्स नहीं दिख रहे हैं। इसका रेजोल्यूशन बहुत ही तगड़ा है। और इस इमेज की कलर की बात करें तो ये रियल कलर नहीं है, जैसे कि आपको पता है, लेकिन सरफेस पे जो डिटेल्स दिख रही हैं वो रियल हो सकती है। इमेज को प्रोसेस करने में मैंने कोई एआई टूल का इस्तेमाल नहीं करा, मैंने कोई हार्ड शार्प नहीं करा, कुछ इरेज भी नहीं करा, कुछ एक्सटर्नल एडिटिंग भी नहीं करी मैंने।
रॉ डाटा पहले ही इतना कमाल का था, इसलिए मुझे कुछ ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ओके, तो अगली इमेज की तरफ बढ़ते हैं। अगली इमेज भी इसी रॉ डाटा से प्रोसेस हुई है और ये देखिए, इस इमेज को मैंने नेचुरल रखने की कोशिश करी है और इसका रेजोल्यूशन भी कमाल का है और कलरिंग और डिटेल दोनों ही बेहतर लग रही हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अभी बहुत सारे इमेज बाकी हैं, तो आप आराम से बैठकर बस देखिए। किसी में मैंने फिल्टर का इस्तेमाल करा है, किसी में बार लॉस का, किसी को मैंने इवनिंग में कैप्चर करा है या रात को। बस देखिए आप। ओके, तो आपने मेरी सारी की सारी इमेजेस देख ली हैं विनर्स की, और मुझे पता है आपकी कौन सी इमेज सबसे फेवरेट है। इस प्रोजेक्ट को करने में काफी वक्त लग गया। हम सेटिस्फाई हो सकते थे एक सिंपल इमेज से भी, लेकिन मुझे पता था हम और भी बेहतर कर सकते हैं, इसलिए मैंने और टाइम लिया।